नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात उन भारतीयों की जो कतर में काम कर रहे थे। नेवी के इन 8 पूर्व अधिकारियों की मौत की सजा सुनाई गई थी। बड़ी राहत की बात यह है कि कोर्ट ने फांसी की सजा को अब जेल की सजा में बदल दिया है। तो कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। जानकारी सितंबर में दी गई थी और 30 सितंबर को इन भारतीयों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी देर के लिए फ़ोन पर बात भी करने दी गई थी। और पहली बार जो काउंसलर एक्सेस है वो 3 अक्टूबर को दिया गया था। और इनकी जमानत याचिकाएं बताया जा रहा है करीब 8 बार खारिज हुई। और भारत सरकार ने कहा था जब ये सजा सुनाई गई थी पहले कि अदालत के फैसले पर हैरानी जताई थी और कहा था कि कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। तो क्या है इस पे पूरी और जानकारी, सीधे चलते हैं अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास। उमा, इस पूरे मामले में जो बड़ी राहत की खबर आई है, क्या जानकारियां आप तक पहुंची हैं? जी देखिए, विदेश मंत्रालय ने अभी एक बयान जारी कर सिर्फ इतना कहा है कि जो मौत की सज़ा थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया है कारावास की सज़ा में, और जो फैसले का जो अध्ययन है वो किया जा रहा है। उसके बाद आगे इस पे और ज़्यादा जानकारी जो है वो दी जाएगी। लेकिन ये इस रूप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि फांसी की सज़ा सुनाई गई थी 26 अक्टूबर के बाद, और उसके बाद से ही परिजनों के साथ भारत सरकार जो है वो संपर्क में थी और हर तरह की जो मदद है वो मुहैया कराने की बात कह दी गई थी। हैरानी जताते हुए फैसले पर यह कहा गया था कि जो भी लीगल जो एक मदद होगी वो दी जाएगी। और उसके बाद से जब अपील दायर की गई तो एक लीगल फर्म जो है हायर करके इनके पक्ष को रखा गया। 3 सुनवाई हुई, 23 नवंबर, 30 नवंबर और फिर 7 दिसंबर को। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह के सबूत पेश किए गए थे कोर्ट में, किस हद तक वो एडमिसेबल थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की बात की गई थी। तो जो दलीलें हैं वो इस तरह से रखी गई कि अंतिम तौर पे राहत नज़र आई है और ये फैसला निकलकर सामने आया है। अब जबकि मौत की सज़ा कारावास की सज़ा में बदल गई है तो एक और राह खुलती है जो कि आगे आने वाले समय में कभी हो सकता है कि होगा, क्योंकि 2015 का एक समझौता है भारत और कतर के बीच, जिसमें दोनों ही देशों में जेलों में बंद सजा याफ्ता जो लोग हैं उनको अपने देश में जाकर सजा काटने का जो एक प्रावधान है वो किया गया है। इस पे कब आगे बढ़ा जाएगा ये बाद की बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि अब मौत की सज़ा कारावास की सज़ा में बदल गई है तो इस तरफ राह जो है वो आसान हो जाएगा। और कोशिश भारत सरकार की तरफ से होगी कि इन 8 भारतीयों को भारत लेकर आया जाए, जिस बात का जिक्र बार बार अपने बयानों के जरिए किया भी जाता रहा है, खासतौर पे विदेश मंत्रालय के बयानों के जरिए। तो अभी जानकारी यही है कि सज़ा जो है वो कम हो गई है और ये एक बड़ी राहत की बात है। और आगे कूटनीतिक तौर पर भी ये कोशिश की जाती रहेगी। और हमने एक चलते चलते ये भी बता दूं कि हमने एक दृश्य देखा था कि किस तरह से COP28 के साइडलाइंस में प्रधानमंत्री मोदी कतर के अमीर के साथ चलते हुए बात करते हुए नजर आए थे। तब सीधे तौर पर यह तो नहीं कहा गया था कि इन 8 भारतीयों को लेकर कोई बात हुई थी, लेकिन जो कतर में भारतीय रहते हैं उनके वेलबींग को लेकर बात हुई थी। और क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि कानूनी तरीके के साथ साथ राजनयिक तौर पर भी और पॉलिटिकल तौर पर भी इस मामले को उठाया जाएगा, तो उसकी तो खैर नौबत नहीं आई क्योंकि कोर्ट से ही ये मामला जो है वो कोर्ट से ही राहत मिल गया है। तो एक बड़ी राहत। लेकिन अब भारतीयों को वापस कैसे लाया जाए इसके लिए और लड़ाई आगे लड़नी होगी और तरीके निकालने होगी, और इस दिशा में भारत सरकार जरूर कोशिश करेगी। निधि, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और जिस तरह से उमा ने जानकारी दी कि आगे की कोशिशें क्या होंगी, बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है कमर आगा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। बड़ी राहत भरी खबर तो आई है ये, जिस तरह से फांसी की सज़ा को जेल की सज़ा में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन इससे अब आगे की राह भी है। पहली बात तो जो ये खबर जिस तरह से हुई है, क्या इसका असर देख रहे हैं, क्या मायने हैं, आपका आंकलन? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक जजमेंट हो गया है। उसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि भारत के अंदर इसको लेके काफी टेंशन बना हुआ था, लोगों के जहनों में था। लोग फिक्रमंद थे। 8 लाख इंडियंस वहाँ काम करते हैं, उनकी बेइंतहा अच्छी छवि है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, हर सेक्टर में है, ब्लू कॉलर वर्कर, सब लोग हैं और इनका बड़ा योगदान है वहाँ के डेवलपमेंट में। और अभी जो फुटबॉल कप हुआ था वहाँ, वर्ल्ड कप, उसके बनाने में कई 100 इंडियन वर्कर्स की जान भी चली गई थी निधि, इसलिए कि वहाँ के वर्किंग कंडीशन बहुत मुश्किल है। टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाता है गर्मियों में काम करने से। हालांकि बाद में सुधार आया, उसमें काफी अमीर ने बड़ी पर्सनल इंटरेस्ट भी लिया। यही नहीं बल्कि जो उनका स्टेट ऑफ आर्ट स्टेडियम है, भारत की एक प्राइवेट कंपनी LNT ने बनाया,
कतर छोटा मुल्क है, उसकी पॉपुलेशन लगभग 25 लाख के करीब है, और ज्यादातर 8 लाख इंडियन है उसमें, आप समझ लीजिए। तो ये है, इतना अच्छा काम जहाँ पे लोग कर रहे थे, उनको सडनली बेगुनाह लोगों को इस तरह की फांसी दे दी गई। कतर की जो लोअर जुडिशियरी है वो बहुत ट्राइबल और कुछ इस्लामिक उसूलों पे बेस करके बनी भी है। उसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है और बातचीत भी चल रही है, रिफॉर्म्स भी हो रहा है। और इस तरह से उमूमन बहुत जल्दी इस तरह के डिसीजंस वो ले लेते हैं वहाँ के जो जजेस या मुफ्ती या जो भी होते हैं, वो सजा सुना दी गई। ये एक पाकिस्तान की साजिश थी जिसमें ये भारत के लोगों को जिसमें फंसे। निधि, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कतर के अंदर जितनी लोअर लेवल की पोस्टें हैं वो कतरी नहीं करते। कतरी बहुत रिच और दुनिया का सबसे पैसे वाला मुल्क है, और वहाँ पे बेइंतहा मिलियनायर और बिलियनायर हैं। वो खासतौर से जो पुलिस सेवाएं हैं वहाँ की और इंटेलिजेंस सर्विसेज में लोअर लेवल के ऊपर ज्यादातर पाकिस्तानी काम करते हैं। इसमें बहुत से वहाँ के सेना के रिटायर्ड भी हैं, और वहाँ के ऊपर ISI का काफी वर्चस्व भी नजर आता है। दूसरी तरफ ये भी है कि अब इंडिया बहुत उनके डिफेंस सेक्टर में डेवलपमेंटल वर्क कर रहा था। ज्वाइंट प्रोडक्शन, लार्ज नंबर में इंडियन वर्कर्स भी जा रहे थे जो रिटायर हो रहे थे नेवी से या आर्मी या एयरफोर्स से। पाकिस्तान को ये मंजूर, पाकिस्तान को लगा कि उसका फोर्ट में इंडिया इंटर कर रहा है, और उसी के चलते हुए ये सारी चीजें, ये बड़ी साजिश इन्होंने रची। बिल्कुल सर, जी आपने ये बिल्कुल सर, जी अब ये है कि एक कतर से हमारे हिस्टोरिक रिलेशन है, इस्लाम आने से पहले से हैं, आज के नहीं, हजारों साल के हैं। इसको कतर तो नहीं था उस समय, ये क्षेत्र था, ये नाम नहीं थे, लेकिन ये पूरे क्षेत्र से थे, और तब से ट्रेड अब तक चल रहा है। हमारी लगभग 15-20% जो LNG गैस है की सप्लाई कतर से ही होती है। कतर काफी करीब है, इसके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी कम होते हैं, तो हमको काफी सुविधाएं रहती हैं और हमको सस्ती भी मिलती है। भारत के कहने पे दाम भी उन्हीं ने कम किया था। फिर पर्सनल लेवल पे मोदी जी स्वयं वहां जा चुके हैं और उनके पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और उनकी जो तस्वीरें आई हैं उनसे बात करते हुए अबू धाबी में जो अभी CO2 की मीटिंग थी उसके अंदर, उससे ही फौरन लग रहा था। हालांकि आई एम श्योर के प्राइम मिनिस्टर ने इस मसले पे बात नहीं की गई होगी, ये मसला लोअर लेवल पे जनरली डील होता है, सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर मैक्सिमम लेवल तक जाता है। तो उम्मीद तो पहले से थी। अब आशा ये है कि इन लोगों को भारत लाया जाए और यहाँ लाके इनका दोबारा से ट्रायल हो, ताकि फ्री एंड ट्रायल मिले। संधि है 2003 की, जिसके तहत जो प्रिजनर्स का रिपैट्रिएशन होता है, उनके पास वो भी चाहेंगे कि ये लोग भारत आ जाएं, इसलिए कि वहां पे इतनी बड़ी सुविधाएं उनकी जेल में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरी परिस्थिति और परिवेश समझाने के लिए कि क्यों इतना अहम है, और हालांकि अब और इंतज़ार हमें करना पड़ेगा कि आगे किस तरह से इन लोगों को, इन पूर्व अधिकारियों को भारत लाया जा सके। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं इस अहम खबर से, और अब कुछ राजनीति के जगत से जुड़ी हुई खबरें। JDU के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार समेत आला नेता JDU दफ्तर में मौजूद रहे, और बता दें कि JDU कार्यकारिणी की बैठक कल भी होगी। आज की बैठक समाप्त हुई और इसके बाद नीतीश कुमार बिना कुछ कहे निकल गए। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी के पास। केसी त्यागी ने क्या कहा है ये सुन लेते हैं, फिर राजीव के पास चलेंगे। आज क्या हुआ था? पार्टी सभी जो विषय हैं वर्तमान सिचुएशन के, उन पर सब पर चर्चा करेगी। प्रस्ताव पास, थोड़ा नीचे, और भारत और जो प्रस्ताव पास होंगे, क्यों चिल्ला रहे हो पीछे से, 6 बजे के आसपास जो प्रेस वार्ता होगी उसमें उन फैसलों से आपको अवगत कराया जाएगा। जो चर्चाएं अफवाहें चल रही हैं उसको एक सिरे से खारिज करते हैं। सर क्या ललन सिंह इस्तीफा देंगे? क्यों देंगे? सर चर्चा तो आप ही चला रहे हो चर्चा? नहीं सर, ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में। सर खुद CM जाकर पटना में उनके आवास पर मुलाकात किए थे, उसके बाद ये मायने निकलने लगे। मैं कह रहा हूँ, मैं नीतीश कुमार और
ललन सिंह 48 साल से साथ है, 48 ईयर्स। तो हम मिले ना एक दूसरे से। अब हम जा रहे नीतीश जी के पास, हमारा इस्तीफा हो जाएगा। तो बड़ी परेशानी भरी स्थिति है जेडीयू के लिए। राजीव हमारे साथ मौजूद है। राजीव, तो क्या हुआ, क्या निकल कर आया, बताइए। देखिए, क्या कुछ निकल के आया ये सब जो है कोई बताने को तैयार नहीं है। साफ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की बैठक हुई उसका इंतजार कीजिए। और देखिए, ये जदयू दफ्तर के बाहर है और ये लग रहा है कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पुरानी तस्वीर है। अगर नई तस्वीर की बात कीजिए तो कहीं वहाँ उन तस्वीरों में आपको ललन सिंह कम से कम नजर नहीं आते हैं। जब मीडिया में जब बात चली तो उसके बाद ललन सिंह तस्वीरों में नजर आए। साफ लग रहा है कि कोई भी इस बात को खुल के मना नहीं कर रहा है कि ललन सिंह अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं या उन्हें हटाया जा रहा है। कोई न तो नीतीश कुमार इस बात को बोल रहे हैं न ललन सिंह बोल रहे हैं। साफ है कि जो संकेत मिल रहे हैं, जो माहौल यहाँ के नेताओं से बातचीत हो रही है, उनका ये कहना है कि ललन सिंह जो है खुद ही संभवतः अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। वजह यह है कि उनको मुंगेर लोकसभा की चुनाव लड़ना है, वहां समय देना चाह रहे हैं। और 2024 की जो चुनौतियां हैं, नीतीश कुमार कमान जदयू को खुद लेना चाह रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में या जमीन के लोगों के बीच में जो है ललन सिंह को बात कहनी चाहिए, वो संदेश नहीं दे पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली की जो बात है, जो इंडिया गठबंधन की बात है, वह भी संभवतः उस तरह से नहीं रख रहे हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को जो तवज्जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो ये सब देखते हुए कुल मिला जुलाकर ये बात तय माना जा रहा है कि ललन सिंह की विदाई बिल्कुल तय है। इस बात पर अंतिम मुहर अगर कोई रोक सकता है, कोई कुछ कर सकता है, तो वो नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि ललन सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जदयू में जाना बिल्कुल तय है। बिल्कुल राजीव, धन्यवाद आपका। लेकिन इस खबर पर मुहर कल ही लगेगी। और आपको बता दें, इंडिया गठबंधन पर ममता बनर्जी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि गठबंधन देश में हर जगह है। बंगाल में तृणमूल बीजेपी को हराएगी और सिर्फ तृणमूल ही कर सकती है, कोई और पार्टी नहीं कर सकती। ये भी कहा है कि बालू या कहे कि ज्योति प्रिया मलिक को गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि वे नहीं चाहते कि संगठन का काम चुनावों से पहले हो। और ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया है कि लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी साथ रैलियां कर रहे हैं और हमें चोर कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। इंडिया জোট সারা ভারতবর্ষে থাকবে আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে। মনে রাখবেন, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে, সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে, অন্য কোনো পার্টি নয়। ভাঙড় রাজারহাট দিয়ে গঙ্গায় হাবড়ায় বালুকে অ্যারেস্ট করে অনেক কাজ করেছে। ও অ্যারেস্ট করেছে কিসের জন্য? যাতে পার্টির কাজ করতে না পারে, যাতে ইলেকশন করতে না পারে। আর সেই সুযোগে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি একসাথে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়, রোজ মিছিল করছে আর সবাইকে চোর চোর বলছে। तो कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर नागपुर में एक विशाल रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों का अभियान की शुरुआत कर दी है। रैली को नाम दिया गया है तैयार हम। और रैली में शामिल होने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता नागपुर मौजूद दिखे। दरअसल नागपुर से कांग्रेस का पुराना नाता है। दिसंबर 2020 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था नागपुर में आयोजित, जिसमें पार्टी में कुछ संगठनात्मक परिवर्तन किए गए थे। आभार प्रदर्शन करते बाळासाहेब थोरात की राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, वो है। मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है। और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए में है, इंडिया अलायंस में है। मगर लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। और अब बात आपको बता दें, खबर बताते हैं। मदरसों में पढ़ाई लिखाई बेहतर बनाम उन्हें आधुनिक नजरिया देने के मकसद से शिंदे सरकार ने राज्य के मदरसों को 10 लाख का वार्षिक अनुदान देने का फैसला किया है। विपक्ष ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि
कड़े नियमों की वजह से स्कीम का लाभ उठाना मुश्किल होने की आशंका भी जताई जा रही है। उधर सवाल भी ये उठ रहे हैं कि क्या ये सब चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समाज को लुभाने की कोशिश तो नहीं। महाराष्ट्र के मदरसों को अब 10 लाख रुपए सालाना अनुदान मिला करेगा। ये फैसला महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने किया है। जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत हर मदरसे को ये मदद की जाएगी। हालांकि मदरसों को इसका लाभ लेने के लिए सरकार की शर्तें माननी होगी। कुछ मौलानाओं को डर है कि अगर सरकार से मदद ली तो उनका दखल बढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल आवाम का है, आपका और हमारा पैसा है, मगर उसके बावजूद हुकूमत जब पैसा देती है तो वो कुछ ना कुछ काम देगी। ये उसका तरीका होता है और पैसे देकर ही वो लोगों को नकेल डालती है। लिहाजा पैसे के मामले में और दिगर मामलात में जितना हो सके हुकूमत से फासले ही पे रहे तो अच्छा है। हाँ, उनकी जो कानून जरूरियात है, रजिस्ट्रेशन करवाना और वक्त में जाना और हिसाब किताब रखना, शफाफियत रखना, वो सब ठीक है, मगर अपनी लगाम हुकूमत में के हाथ देना ये किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। महाराष्ट्र में कुल 121 अधिकृत मदरसे हैं। सरकारी आदेश के अनुसार एक इमारत में एक ही मदरसे को चलाने की अनुमति होगी। इसके पीछे की कोशिश है कि मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले भी शिंदे सरकार मौलाना आजाद निगम को 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर चुकी है। विपक्ष सरकार के फैसले का स्वागत तो कर रहा है, लेकिन बनाए गए नियमों पर सवाल भी खड़ा कर रहा है। सभी जरूरतमंद बच्चों को मदद करिए, ये आपका कर्तव्य है, लेकिन जब चुनाव आता है तो ऐसे वादे लेकर आना और फिर उसमें नियम लगा देना कि जो मदरसे हमारे यहाँ पंजीकृत हैं हम उन्हें मदद करेंगे, जो नहीं हम उन्हें नहीं करेंगे, तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है। कौन पंजीकृत है, कौन नहीं है, कौन अधिकृत है, कौन अनधिकृत है, सब आपके ऊपर है। तो ये चुनाव को देखते हुए आप लोग ये सब करते हैं, खाली कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसी का साथ और किसी का विकास आप कर नहीं पाते। अजीत पवार गुट के सरकार में शामिल होने के बाद से ही मुस्लिम समाज की अड़चनों को दूर करने का प्रयास हो रहा है। हालांकि कुछ जानकार इस कदम को आगामी चुनाव के मद्देनजर अल्पसंख्यकों को रिझाने की कोशिश के तौर पर भी देख रहे हैं। सोलापुर से सलाउद्दीन शेख के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात अब अयोध्या की। प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। उनके दौरे से पहले अयोध्या में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या गोरखपुर राजमार्ग को सजाने का काम भी तेजी से चल रहा है। राम मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा भी अयोध्या में हैं और कामकाज का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी भी कल अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे। उनको पहले आज जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण ये कार्यक्रम अब कल होगा। किस तरह की तैयारियां बता रहे हैं हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन उसकी तैयारियां जो है 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगी। लगातार 7 दिन का कार्यक्रम रहेगा। अगर हम बात करें उन 7 दिनों में क्या होगा, तो 16 जनवरी को जो है मंदिर ट्रस्ट की ओर से नियुक्त याजमान द्वारा प्रायश्चित और सरयू नदी के तट पर दशाविध स्नान होगा। उसके साथ साथ विष्णु पूजन होगा और विष्णु गोदान होगा। तो नदी किनारे विष्णु पूजन और गोदान होगा 16 जनवरी को। अगर हम 17 जनवरी की बात करें तो 17 जनवरी को रामलला की मूर्ति के साथ पूरे अयोध्या का भ्रमण होगा और श्रद्धालु जो है कलश में पानी लेकर पहुंचेंगे वहां पे। तो 17 तारीख को पूरा जो मूर्ति बन रही है, जो 3 मूर्तियों में से जो एक मूर्ति चुनी जाएगी, उसका वो मूर्ति का पूरा भ्रमण होगा अयोध्या के अंदर और श्रद्धालु जो है पानी लेकर पहुंचेंगे मंदिर के अंदर। अगर हम 18 जनवरी की बात करें तो 18 जनवरी को कई सारी पूजाएं हैं, जिनमें से एक गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण, वास्तु पूजन, ये सब इन सब सारी पूजा होंगी और इन्हीं सब का अनुष्ठान आरंभ होगा। 18 तारीख को अनुष्ठान इनका आरंभ होगा।
अगर हम 19 जनवरी की बात करें तो 19 जनवरी को जो है अग्निगृह स्थापना और नवग्रह स्थापना होगी राम मंदिर के अंदर। तो ये 18 इससे पहले 18 जनवरी को अब बहुत तरीके के पूजन और 19 तारीख को जो है अग्नि स्थापना और नवग्रह स्थापना 19 तारीख को की जाएगी। अगर हम बात करें 20 जनवरी को तो 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू के पवित्र जल से धोने के बाद वास्तु शांति और अनादिवास होगा। तो सरयू का जो पानी होगा उसके अंदर मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है, जहाँ पर जो मंदिर के अंदर गर्भगृह है, तो सरयू के पानी से उस गर्भगृह को उसको वहाँ पे लाया जाएगा। अगर हम बात करें 21 जनवरी को तो 21 जनवरी को 125 कलशों से दिव्य स्नान के बाद दिव्य स्नान कराया जाएगा। तो 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा वहां पर। फिर फाइनल जो 22 जनवरी है, जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, तो उसके अंदर सुबह पूजन के बाद मध्याह्न काल में नक्षत्र में रामलीला के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो 22 जनवरी को जो है फाइनली प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये है पूरा 7 दिन का कार्यक्रम जो चलेगा 22 जनवरी से पहले। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है कि कश्मीर में जो हुआ उसे माफ करके भूल जाना होगा और आगे बढ़ना होगा। उन्होंने एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हम सब एक सोच रखते हैं जहाँ से आते हैं। मैं उस स्टेट से जुड़ा हूँ, आया हूँ, मैंने उस स्टेट की पीड़ा दोनों तरफ से देखी है। तो जो मैंने रखा है उसमें मैंने कहा है कि 1980 से कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती आ रही थी, बट 89 में आके वो एक तरह से उभरी। 4.5 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से निकाले गए, वहाँ से उनको आना पड़ा और उसका किसी ने कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा। किस वक्त क्या चीज़ ख़राब हो गई जहाँ इतने अच्छा माहौल को बिगड़ गया, कहना मुश्किल है, शायद हम भी समझ नहीं पाए इसको। तो 1980s में थोड़ी थोड़ी इसकी विजिबिलिटी दिखती थी इन चीज़ों की, बट इतनी हालात ख़राब हो जाएगी। 89 तक मैं गया हूँ। 89 पे मेरा एक ऑर्चर्ड था, वहाँ मैं जाके रहता था। उस कॉटेज के आसपास 1-1.5 मील तक कोई और आबादी नहीं थी। मैं अपने कज़न्स के संग जाके रहा, वॉक पे जाता था, कभी कोई फियर का फीलिंग नहीं उठी। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने कोरोना काल के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने की समान राशि का चेक सौंपा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली सरकार एक कोरोना योद्धा के साथ खड़ी है और ऐसी एक कहानी है डॉक्टर प्राची वाल की, जिन्होंने मई 2021 में अपने पति डॉक्टर अनिल कुमार वहाल को कोरोना की वजह से खो दिया था। कोरोना के मुश्किल काल में कई जाबाज लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की रक्षा की और उन्हीं में से एक कोविड वॉरियर थे दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के सीनियर सीएमओ के पद पर कार्यरत डॉक्टर अनिल कुमार वहाल। मैं इस समय डॉक्टर अनिल कुमार वहाल जी के घर पर मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं उनकी पत्नी डॉक्टर प्राची वहाल और उनके बेटे। मैं सबसे पहले मैम आपसे शुरू करना चाहूँगी। आप डॉक्टर साहब जैसे कोविड के मुश्किल काल में दूसरों की रक्षा करते हुए वो चले गए, उसके बाद कितना मुश्किल था ये समय, ये दौर आप लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक तो पर्सनल तौर पे कि एकदम से हम एक शॉक की कंडीशन में आ जाते हैं। मोरोवर फिर जो भी ऑफिस के काम थे वो भी सब लोगों ने मुझे बताया कि फटाफट मुझे करना चाहिए। टोटल लॉकडाउन था, कहीं से कुछ कोई और तरीके की हेल्प नहीं मिल रही थी। पता नहीं कहाँ से मेरे बच्चे फोटोस्टैट वगैरह सब करा के ला रहे थे, कॉपीज़, और हर तरीके से मुश्किल था उस टाइम। वो चीज़ तो हर तरीके से मुश्किल थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में इस मुश्किल घड़ी में सबसे ज़्यादा काम आई दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय की एक स्कीम, जिसके तहत कोविड वॉरियर्स को, यानी कि कोविड
काल में जो अलग अलग क्षेत्र में लोगों की जान चली गई, काम करते हुए, लोगों की रक्षा करते हुए, उनके परिवार को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने 1-1 करोड़ का चेक सौंपा है। और वैसी ही जो सम्मान राशि है वो डॉक्टर अनिल कुमार वहाल की पत्नी और उनके परिवार को भी दी गई है। मैम, कब आपको ये चेक मिला, कब आपको इस बात की सूचना मिली कि आपको ये राशि जो है, एक सम्मान राशि आपको मिलने जा रही है? ये हमें पिछले महीने न्यूज़पेपर से ये इन्फॉर्म कर, मतलब इन न्यूज़पेपर में आया था डॉक्टर साहब का नाम, तो तब पता चला। और पिछले हफ्ते हमें सोशल वेलफेयर मिनिस्टर और जिनकी और कई पोर्टफोलियोज़ हैं उनके पास, तो मिस्टर राजकुमार आनंद जी, उनके ऑफिस से फ़ोन आया था और वहाँ पे जाके हमें चेक उन्होंने हमें दिया। देखिए, ये कदम बहुत सराहनीय है। अरविंद केजरीवाल जी का और राजकुमार आनंद जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे फादर के इस बलिदान को आइडेंटिफाई किया, रिकग्नाइज किया और हमें ये राशि से मदद दी। कोरोना का जो वो मुश्किल दौर था उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने भाई को, किसी ने पत्नी को, तो किसी ने अपनी संतान को। अपनों को खोने का जो घाव होता है वो शायद ही कभी भर पाता है, लेकिन दिल्ली सरकार की ये जो पहल है, जो ये कदम है, उन लोगों तक सम्मान राशि पहुंचाना, परिवार वालों तक सम्मान राशि पहुंचाना जिन्होंने अपने परिजन को ये कोविड के दौरान खो दिया, दिल्ली सरकार की ये पहल उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो रही है। दिल्ली से अपने सहयोगी सुशील राठी के साथ मानसी जोशी, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के गुना में यात्री बस में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। हादसा बुधवार रात करीब 8:30 बजे हुआ था। बस गुना से आरोन जा रही थी और तभी एक डंपर से बस टकरा गई और ये हादसा हो गया। अब सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। MP 08P0199 गुना से आरोन जाने वाली ये बस 13 लोगों के लिए जलती चिता बन गई। हादसा इतना भयानक कि डंपर से बस को 1.5 घंटे बाद पलटा गया। लाशें उठाने लगे तो अंग गिर गए, 7 शव एक दूसरे से चिपके थे। 2008 में खरीदी गई बस का फिटनेस सर्टिफिकेट फरवरी 2022 तक मान्य था। रोड टैक्स 2021 तक भरा गया था, फिर भी बस दौड़ रही थी। जिम्मेदार हादसे के बाद जांच की आंच में हाथ सेक रहे थे। कमियां तो देखिए बाद में समझ में आएगी। अभी तो हादसा हम लोगों ने देखा है, मौका देखा है, निरीक्षण किया है। अब इसमें किस कारण से हुई, इसकी पुलिस द्वारा भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया। हम लोग भी जो हमारे परिवहन नियम है उनमें भी देखते हैं कि इस बस में क्या क्या कमी थी, कैसे चूक हुई है। बाकी दुर्घटना है। जो ऑनलाइन जो इसका रिकॉर्ड स्टेटस चेक वो सब अभी 2022 से अनफिट, वो सब हम लोग अभी चेक करेंगे। जो परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर ये बस हादसा हुआ था उसकी जांच के लिए पहुंचे। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पुनरावृत्ति ना हो, उसकी ओर भी देखा जाएगा और एक विशेष अभियान चला जाएगा कि ये दोबारा से इस तरह की घटना ना हो। हादसे के बाद बगैर कागजात बस चलाने के मामले में गुना आरटीओ और फायर ब्रिगेड देर से पहुंचने की वजह से सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। हादसा है, आमने सामने की टक्कर में दोनों ड्राइवर मरे, लेकिन ये बात भी सही कि गाड़ी का परमिट, गाड़ी का इंश्योरेंस, उसका फिटनेस, ऐसे कई बिंदु है जिनके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, अभिनंदन करेंगे कि ऐसा कभी दोबारा नहीं हो। मैं घायलों से भी मिला और घायलों के लिए जो यहाँ इलाज हो सकता है तो यहाँ इलाज कराएंगे और अगर लगता है कि यहाँ इलाज में और उनके लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था करेंगे तो जहाँ भेजना वहाँ भेजेंगे और जो कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। बस भानु प्रताप सीकरवार के नाम पर है, जो बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ सीकरवार के भाई हैं। मालिक और दोनों ड्राइवरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कलेक्टर, एसपी, आरटीओ, सीएमओ सबके खिलाफ कार्रवाई हो गई। हम और आप बगैर कागजात की गाड़ी चलाएंगे तो अगले दिन धर लिए जाएंगे। अभी भी कोई ये नहीं बता रहा कि क्या वजह थी कि मौत की ये बस किस रसूखदार के दबाव में आखिरकार सालों तक बगैर कागजात चलती रही। गुना से अपने सहयोगी मोहन और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।